हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इससे पहले हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ उसमें देखा है और इसी तरह हम अगली सीरीज़ में आज शुरू करने वाले हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा, मैं शुरू में ही बता देती हूँ। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और रिवाइज करना बार बार। ठीक है, तो बिना देरी किए आप शुरू कर लेते हैं। तो जो भी आप लोग अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ दे रहे हैं, लोअर पीसीएस देंगे अब आने वाला, और यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ना भाई, और वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक जरूर देखें और कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बेहतरीन कंटेंट के साथ में चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूरोपीय कंपनी का आगमन और ब्रिटिश संप्रभुता का कैसे उत्तर प्रदेश से संबंध है। तो उत्तर प्रदेश में व्यापार के उद्देश्य से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी पकड़ जमाई। तो आए तो थे पुर्तगाली, बट पकड़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाई। तो अवध का सूबेदार सादत खां और बुरहानुल मुल्क जिसको कहा जाता है, उन्होंने 1722 ईस्वी में अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को फैजाबाद बनाया था। तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, कब की? ठीक है, 1722 में की। अवध का सूबेदार सादत खान ने की थी और राजधानी फैजाबाद बनाई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का युद्ध। डेट याद रखनी है आपको, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। यह युद्ध हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की साइड से जो है हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे और यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष के साथ ये युद्ध हुआ। एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और तीसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था कि संयुक्त सेना को यहाँ पर अंग्रेजों ने हरा डाला। ठीक है, तो अवध से भी ये संबंधित था। बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। तो अवध का जो बक्सर का युद्ध है उसके हारने के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। इसमें क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में संधि होती है। तो उसका निर्णय देख लेते हैं। इसके तहत जो कड़ा है और जो इलाहाबाद है, इसके जिले अवध से छीन करके जो है मुगल सम्राट को दे दिए गए और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यहाँ पर दीवानी मिल चुकी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अंग्रेजों ने छीन करके मुगल सम्राटों को यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस की संधि। डेट याद रखनी है, 1773 में होती है। किस किस के बीच होती है? तो ये शुजाउद्दौला के और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में होती है। इसके तहत कड़ा और जो इलाहाबाद है, जो कि यहाँ पर इलाहाबाद की संधि में छीन लिए थे, अब इन्हीं को ही वापस कर दिया गया है और नवाब को 50 लाख रुपए में वापस भेज दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानी परिवर्तन। 1775 में होता है। आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटा करके लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था और इसने लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा बनवाया और रूमी दरवाज़ा भी आसफउद्दौला ने बनवाया। तो राजधानी परिवर्तन की यहाँ पर लखनऊ आसफउद्दौला के द्वारा 1775। नेक्स्ट बात करते हैं अवध का विलय। तो 13 फरवरी 1856 को लाल डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का बेस याद रखना है, किसकी रिपोर्ट? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और अवध के समय अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है अंतिम नवाब के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश। तो 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश ही था। शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह था उसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को होती है। क्रांति के प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं। तो मेरठ में जो केंद्र था इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था और दमनकर्ता कौन था? जनरल हैबिट था। ये 10 मई को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था, सैनिक विद्रोह ये था। तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। तो एग्जाम ये में यूपी पुलिस में पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी। यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रही थी? झांसी की रानी। अंग्रेजों की साइड से दमन करता कौन था? जनरल ह्यूरोज था। तो ह्यूरोज का एक बड़ा फेमस कथन था कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द सिर्फ झांसी की रानी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब, जिन्हें धोंदूपंथी भी कहा जाता है, और तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पंडुंग था। तो असली नाम भी इनका बार बार पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर दमनकर्ता कैंपबेल थे। नाना साहब जो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। असल में इनकी जो है पेंशन वो रोक दी गई थी और उसके विद्रोह में विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसको महकपरी के नाम से भी जाना जाता है, ये नेतृत्व कर रही थी और दमनकर्ता यहाँ पर कैंपबेल थे। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र, जो बेगम हजरत महल है, इनका अल्पवयस्क पुत्र था वर्जिस कादिर, को नवाब घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सेना है वो कहाँ पर भाग लिया था? तो अवध से ही ये सेना ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था।
नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है। तो लियाकत अली यहाँ से संबंधित है। कर्नलीन यहाँ पर दमन करता थे और अत्यंत क्रूरता के साथ यहाँ पर दमन किया है। तो इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? लियाकत अली। नेक्स्ट बात करते हैं फैज़ाबाद, जो कि अयोध्या से संबंधित है। यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। नाम याद रखना है, मैचिंग में आ सकता है कि कौन कहाँ से विद्रोह कर रहा था। तो कैंपेबल जो कि अंग्रेज की साइड से यहाँ पर दमनकर्ता का काम कर रहे थे। तो जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 50,000 रुपये का इनाम किसके ऊपर था? तो इन्होंने जिहाद का नारा भी यहाँ पर दिया। बरेली रोहिलखंड का हिस्सा है। यहाँ पर खान बहादुर खान विद्रोह कर रहे थे और कैंपेबल यहाँ पर दमन करते थे। इन्होंने खुद को नवाब घोषित कर लिया था। जगदीशपुर जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता था, यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह थे और इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता था। दमन करता देखें तो यहाँ पर विलियम टेलर और अय्यर जो थे, विंसेंट अय्यर, ये दमन करता थे। यूपीडब्ल्यूएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बांदा, नवाब अली बहादुर द्वितीय यहाँ पर नेतृत्व करते थे और जनरल विंट यहाँ पर दमन करते थे। मथुरा से स्टार मार्क करना, मथुरा से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो मथुरा का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने और ये स्थानीय जनता का यहाँ पर साथ दिया इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ौत बागपत। तो शाहमल जो कि एक जाट नेता थे, तो बड़ौत बागपत से शाहमल नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने जो जाट किसान गए उसको संगठित करने का यहाँ पर काम किया। यूपीपीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए, उनके बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग की घोषणा पत्र यहाँ पर होता है, डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1958 को कैनिंग ने तो 1858 तक यहाँ पर विद्रोह को समाप्त कर दिया हुआ। उसके बाद में कुछ घोषणा अंग्रेजों की साइड से हुई। तो उन्होंने कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। तो उस समय महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी, जिसके तहत भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि पहले ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में शासन कर रही थी, अब शासन इसके हाथ से डायरेक्ट क्राउन के हाथ में, यानी कि महारानी के हाथ में जा चुका था। इलाहाबाद जो है राजधानी बनी। तो 1858 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की आपातकालीन राजधानी बनाया। तो ट्विस्ट यह है कि भारत की आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद बनी, लेकिन जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, उसकी राजधानी है स्थायी बन गई इलाहाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक नामकरण और राजधानी परिवर्तन। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। कैसे उत्तर प्रदेश का नाम आधुनिक तौर पर उत्तर प्रदेश पड़ा? तो ये कई चेंजेस के बाद में आया। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नाम, राजधानी और समय पर बदलते हुए। हमेशा एक सवाल यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तम पश्चिम प्रांत। तो 1836 से, तो उत्तर पश्चिम प्रांत ये कहलाया 1836 से। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में आगरा अवध 2 नाम और ऐड कर दिए गए, ये 1877 से ऐड किए गए। संयुक्त प्रांत और आगरा अवध ये नाम चेंज हुआ 1902 से। संयुक्त प्रांत छोटा किया गया ये 1937 से। और उत्तर प्रदेश वर्तमान आधुनिक नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 से। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। राजधानी परिवर्तन क्या देख लेते हैं घटना। तो आगरा राजधानी रही 1836 से लेकर के 58 तक। फिर 58 में इलाहाबाद को राजधानी कर दिया गया 1920 तक। फिर लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया 1920 से। फिर पूर्णतः लखनऊ को राजधानी बनाया गया 1935 से। इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रवादी आंदोलन में यूपी का क्या क्या योगदान रहा है। तो अक्सर यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुछ अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 9 अधिवेशन टोटल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? तो 9 आपको याद रखना है। सर्वाधिक बंगाल के साथ में संयुक्त रूप से हुए थे। पहले बात करते हैं 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला अधिवेशन इलाहाबाद का था। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 88 में हुआ था, 1888 में इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार किसी अंग्रेज ने अध्यक्षता यहाँ पर की थी, जॉर्ज यूले ने। और जो गवर्नर ऑकलैंड था, इस अधिवेशन का यहाँ पर विद्रोह भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1892 में, जो कि इलाहाबाद में ही हुआ था और वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन की बात करें तो ये 1899 में लखनऊ में हुआ था और रमेश चंद्र दत्त ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। फिर अगला अधिवेशन होता है 1905 में। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अध्यक्षता का नाम भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो करजन की बंगाल विभाजन की नीति और स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पर समर्थन भी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1910 इलाहाबाद अधिवेशन। तो 1910 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष यहाँ पर
सर विलियम वेडरबर्न ने की थी, ये भी एक अंग्रेजी अधिकारी थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऐतिहासिक है अपने आप में, हाईलाइट और स्टार मार्क कर लेना। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष याद रखने हैं आपको, अंबिका मजूमदार जो थे इसके अध्यक्षता थे। और यहाँ पर लखनऊ पैक्ट जो कि फेमस डिसीजन हुआ था, लखनऊ पैक्ट एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें नरम दल और जो गरम दल थे वो ये एक हुए थे, यानी कि उनमें सहमति बन गई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। तो यहाँ पर दो समझौते हुए, पहला तो गरम और नरम दल में समझौता हुआ, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने यही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। डायरेक्ट या तो नारे का नाम पूछ लिया जाता है या फिर नारा किस स्थान पर दिया था ये पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ये वो किया था, अध्यक्ष था यहाँ पर, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन ये रहा। नेहरू ने यहाँ पर समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया है, तो ये अधिवेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 1946 मेरठ अधिवेशन, अध्यक्षता इसकी आचार्य JB कृपलानी ने की थी। स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष यहाँ पर थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, तो सभी के सभी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे बनने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्क है, यानी कि यूपी जीकेसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का भी अपने आप में एक बढ़िया वेटेज रखता है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम HRA भी कहते हैं। इसका गठन 1924 में हुआ था। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है। और स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्थापक की बात करें तो सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से संबंधित है। तो अक्षर मिलान में पूछ लिया जाता है, तो आपको एक बार इनके नाम पे नज़र जरूर रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। और घटना की बात करें तो आचार्य के क्रांतिकारियों ने, जो अभी संगठन बना था उसी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ की जो ट्रेन थी काकोरी नामक स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन को रोका और यहाँ पर सरकारी खजाने को उन्होंने लूटा। और हाल ही में यूपी सरकार ने इसका नाम बनकर काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है। पहले इसका नाम काकोरी कांड था, अभी इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछा गया था, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक घटना होती है। आगे बात करते हैं तो शहीदों को फांसी, जब इसमें कुछ लोग पकड़े गए तो यहाँ पर फांसी भी दी गई, तो उनका मिलान भी आ जाता है कि किसको कहाँ पर फांसी दी गई। सबसे पहले याद करना है रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में यहाँ पर फांसी दी गई थी। इनका प्रसिद्ध कथन था कि मैं केवल अपनी माता का दूध लूँगा, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में ही पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं अशफाक उल्ला खां, इनको फैज़ाबाद जेल में अयोध्या में जो पड़ता है वहाँ पर फांसी हुई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी में जो जेल पड़ती है वहाँ पर फांसी हुई थी। और राजेंद्र लिहाड़ी को गोंडा में जो है फांसी हुई थी, और यह तारीख से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी यहाँ पर दे दी गई थी। जो तय तारीख थी उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पर फांसी दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सभी के नाम और कहाँ पर इनको फांसी मिली वो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HRA के बीच में अब S जो है वो घुस चुका है। तो ये 1928 में आया था, तो अब इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। स्थापना की बात करें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में यहाँ पर हुई थी। तो ये दिल्ली के कोटला फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था, लेकिन इसकी जो मुख्य गतिविधि थी उत्तर प्रदेश और पंजाब थी। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 में हुई थी। इनको इलाहाबाद जो अल्फ्रेड पार्क पड़ता है, अब चंद्रशेखर पार्क इसको कहा जाता है, वहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और आखिरी गोली इन्होंने खुद को मार ली थी और वहाँ पर ये खुद शहीद हो गए थे। तो ठीक है, तो इलाहाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं किसान आंदोलन और वामपंथी आंदोलन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी, तो स्टार मार्क कीजिए, सभी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है कब हुई थी, 1918 में हुई थी। और किसने स्थापना की थी, इनका नाम आपको विशेष कर याद रखना है। तो इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं अवध किसान सभा, इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1920 में हुई थी। तो डेट आपको सभी की याद रखनी है। तो अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को होती है और स्थापना यहाँ पर बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़ में यहाँ पर की थी, ठीक है। तो स्थान भी देखना आपको, प्रतापगढ़ से संबंधित और बाबा रामचंद्र ने की थी। इन्होंने किसानों को सियाराम नारे से संगठित किया था, तो उनका नारा आपको देखना है सियाराम
ठीक है, तो आर में भी बार बार पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आंदोलन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1921 से लेकर के 1922 तक एक आंदोलन चला। इसका मुख्य केंद्र हरदोई रहा, बहराइच रहा और सीतापुर बाराबंकी, ये इसके मुख्य केंद्र रहे। और नेतृत्व की बात करें तो मदारी, पारसी और सहदेव। तो मदारी, पारसी और सहदेव जो थे इसके नेतृत्व करता थे। यह आंदोलन बढ़ते लगान के विरोध और धार्मिक शपथ गंगा की सौगंध के साथ में शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो लगान था वो बढ़ रहा था, उसके विरोध में शुरू हुआ था और धार्मिक शपथ यहाँ पर गंगा की सौगंध के साथ ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और ये लखनऊ में स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अध्यक्ष इसके स्वामी शहजादा सरस्वती थे और सचिव जो थे NG रंगा थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें भाग लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। UPSS RO और PCS में भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना देखते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इलाहाबाद आनंद भवन और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो स्थान आपको याद रखना है इलाहाबाद आनंद भवन से। और कौन कौन इसमें शामिल थे, आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। यहाँ पर बलिया की समांतर सरकार की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1942 में की गई थी। और किसने की थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर हुई थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी। तो पहली बार समांतर सरकार बनी यहाँ पर, और बलिया को बागी बलिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेहरू जी का प्रथम कारावास की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। तो जेल आपको याद रखनी है, इलाहाबाद में जो नैनी जेल पड़ती है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक विभूति और आधुनिक काल से उनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो इनका जन्म प्रयागराज में होता है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि जिसको हम शॉर्ट में BHU कहते हैं, उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। और इन्होंने द लीडर अंग्रेजी में और अभ्युदय हिंदी में समाचार पत्रों का संपादन किया और महामना के नाम से इनको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो BHU से संबंधित है, लीडर अंग्रेजी पत्र और अभ्युदय हिंदी पत्र इनका है। नेक्स्ट बात करते हैं सर सैयद अहमद खान। ये भी अपने आप में बहुत योगदान इनका रहा है। इन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया जो कि 1875 में चला था। और मोहम्मदन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, और जो कि आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यहाँ पर कहलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तू पांडे। तो बलिया में समांतर सरकार के निर्माता 1942 में इनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म मुगल सराय जो चंदौली में पड़ता है यहाँ पर होता है। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ये बनते हैं। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य जो है नरेंद्र देव। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाजवादी नेता थे। तो किससे संबंधित है? समाजवादी नेता थे। 1934 में पटना में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया और कार्य क्षेत्र इनका लखनऊ रहा। ठीक है, ये UPSS में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षोपयोगी विविध तथ्य के बारे में। तो देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट जो थी 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की। तो एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड से संबंधित थी ना, ये ना आ गई थी हमारे यहाँ पर भारत में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनकर। फिर इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। तो यह कानून 1950 में पारित होता है। 1 जुलाई 1952 से लागू होता है। यह संविधान की 9वीं सूची से संबंधित है। तो कानून कब पारित हुआ? 1950। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1952। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कासगंज पटियाली। तो यह अमीर खुसरो की जन्मस्थली रही है, लेकिन आधुनिक काल में राजनीतिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। बात करते हैं देवबंद आंदोलन। तो यह 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है। मोहम्मद कासिम नौनावती, तो लास्ट का नेम नौनावती और गंगोही भी याद रख सकते हैं आप। तो नौनावती और जो रशीद अहमद गंगोही है उनके द्वारा सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी पुनरुत्थान के लिए शुरू किया गया था। और अंग्रेजी जो शिक्षा थी और जो पश्चिम संस्कृति के खिलाफ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने शुरू किया? नौनावती और गंगोही ने शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया? सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी पुनरुत्थान के लिए शुरू किया गया था। जो अंग्रेजी शिक्षा थी और जो पश्चिम संस्कृति थी उसके खिलाफ था ये आंदोलन। रायबरेली की बात करें तो 1921 में यहाँ पर मुंशीगंज में किसानों पर क्रूरतापूर्वक गोलियां चलाई गई और अवध का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कि अवध का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो रायबरेली में मुंशीगंज में किसानों पर क्रूरतापूर्वक जहाँ पर गोली चलाई गई थी 1921 की घटना है। तो वैसे ही हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं,
ठीक है, हमने सभी फैक्ट को आपको पढ़ाया है, पूरा निचोड़ ये है। वीडियो भी इतनी बड़ी नहीं है तो बार बार देखिए, रिवाइज करिए, इससे बार क्वेश्चन जाने की नामात्र की संभावना रहेगी। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर एग्ज़ाम वॉर जो है सर्च कीजिए, 1-2